ओके दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुझे लगता है कि लगभग 1 से 1.5 महीने कुछ गैपिंग रहा था। समस्या थी, इसलिए जो है आपके सम्मुख में आप उपस्थित नहीं हो पा रहा था। छोटी सी वीडियो में आज एक चर्चा होगी इन्वायरमेंट के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है कि आने वाले समय में अगले 1, 2 या 3 महीने में विभिन्न राज्यों में जो है पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है। और इसके अलावा 31 जनवरी को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन सुनिश्चित किया गया है। और आपको ये चीज मालूम है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हो चाहे शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, लगभग हर वनडे एग्जाम में आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मिलता है जिसे आप कहते हैं पर्यावरण, है ना, जिसे आप पर्यावरण के रूप में जानते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन आपका पात्रता परीक्षाओं में रहता है और किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे आप यूपीपी दे, यूपीएसआई दे या फिर कहीं भी अगर आप दे रहे हैं, तो जहां पे आपका जीएस का पोर्शन है, आजकल की परीक्षाओं में पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब सबसे ज्यादा समस्या ये होती है कि पर्यावरण में आपको पढ़ना क्या है। क्या केवल पेड़ पौधे से मतलब हमारा होता है पर्यावरण तात्पर्य, या केवल जीवित समुदाय से ही इसका संसर्ग होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है पर्यावरण, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको वास्तव में इसके अंतर्गत पढ़ना क्या होगा। क्योंकि प्राय मैं देखता हूँ कि कंफ्यूजन में स्टूडेंट रहते हैं, क्या उनको पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसकी उनको जानकारी नहीं रहती है। और यकीन मानिए, जब तक कि आपको अपने सिलेबस की जानकारी नहीं है तब तक आप किसी भी परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस आप नहीं दे सकते हैं, है ना। तो आइए छोटी सी वीडियो में आपको पहले पर्यावरण के बारे में मैं आपको बताऊंगा और क्या चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी होती हैं, उस पर एक छोटा सा चर्चा होगा। उसका प्रॉपर वीडियो जो है आने वाले दिनों में आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। देखिए, पर्यावरण की अगर बात करिएगा, पर्यावरण की अगर बात करिए तो इसका जो अंग्रेजी वर्जन है, अंग्रेजी भाषा में इसको आप कहते हैं इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट, ठीक है। हिंदी में इसे आपने पर्यावरण कहा, अंग्रेजी में इसे आपने क्या कहा, इन्वायरमेंट कहा। अगर पर्यावरण का विग्रह करिएगा, इसे 2 भाग में तोड़िए तो एक शब्द आपको प्राप्त होगा परि, और दूसरा शब्द जो है आवरण, ठीक है। ये तो इसका हिंदी वर्जन है। जो जो आपका आंग्ल वर्जन है, आंग्ल वर्जन ये आप क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की जो उत्पत्ति हुई है फ्रांसीसी शब्द से हुई है, फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है, 2 शब्दों से। यह एक फ्रेंच शब्द है ना, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है इन्वायरमेंट। 2 शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से 2 शब्द होंगे? एक होता है इन्वायरन और दूसरा जो है मिंट। इन दोनों विग्रह पे आपको ध्यान देना है। परिधन आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर। इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सॉरी, है ना। ये इसका हिंदी विग्रह है और नीचे जो है इसका एंग्ल वर्जन है। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, परिता कहा जाता है ना। और आवरण का आशय होता है घेरा, चारों ओर से घिरा हुआ, है ना। परि चारों ओर, आवरण का मतलब घेरा से है, यानी चारों ओर से घिरा हुआ भाग क्या है, आपका पर्यावरण है ना। इन्वायरन जो आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है घेरा। इस इन्वायरन का मतलब होता है घेरा और मेट का मतलब होता है चारों तरफ से। हमने 2 शब्दों में, 2 भाषाओं में इस इन्वायरमेंट की या पर्यावरण की चर्चा की है। एक तो आपका हिंदी भाषा में और दूसरा जो है अंग्रेजी भाषा में। हिंदी भाषा में पर्यावरण कहते हैं परिधन आवरण, यानी चारों ओर का आवरण, और इन्वायरमेंट जो कि फ्रेंच भाषा के शब्द हैं और इसमें भी आपका अर्थ यही दिखाई दे रहा है कि चारों ओर से घिरा हुआ भाग, है ना। किसके चारों ओर? सबसे बड़ी चीज है क्या, पृथ्वी के चारों ओर। किसी बुक में आप देखे होंगे तो वहां पे लिखा होगा कि पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। नहीं, किसी जीव के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। किसी जीवधारी के चारों ओर का क्षेत्र आपका जो है पर्यावरण कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए
कोई जीवित व्यक्ति है, कोई मानव है, मानव को लीजिए, है ना, जीव, अगर कोई जीव है तो यह जीव किस किस चीज को देखेगा? किसी जीव के चारों ओर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? या तो स्थलीय क्षेत्र होगा, या तो जलीय भाग होगा, या फिर वायु क्षेत्र होगा, है ना। या तो आप पर्वत देखेगा, पठार देखेगा, नदियां देखेगा, तालाब देखेगा, है ना। तो किसी जीव के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जो कि जैवीय और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, इसी संपूर्ण परिक्षेत्र को आप पर्यावरण के नाम से पुकारते हैं, है ना। पर्यावरण का मतलब केवल प्राकृतिक वनस्पतियां या जीव जंतु ही नहीं होता है। पर्यावरण में आपके जैविक घटक भी आएंगे और अजैविक घटक भी आएंगे। अब इस जीव की अगर बात करें तो इस जीव की ओर आपका स्थल मंडल का क्षेत्र होगा। भाई वो पर्वत को देख रहा है तो स्थल मंडल में आएगा, पर्वत है, पठार है, घाटियां हैं, ये सब क्या है? स्थल मंडल के क्षेत्र है। इसके अलावा यह जीव जो है वायुमंडल को देख सकता है। वायुमंडल में कितनी % गैसें हैं, कौन लाभदायक गैसें हैं, कौन हानिकारक गैसें हैं। तीसरी चीज, यह जीव जो है जलीय क्षेत्र को देखेगा, यानी महासागर है, झीलें हैं, नदियां हैं, ये सब चीज आपके आ जाएंगी। और चौथी चीज, इनका सबका सम्मिलित स्वरूप जहां पर जैव पाया जाता है, जैव मंडल। तो किसी जीव के परिसर क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि कोई जीवधारी है तो वह स्थल मंडल से अंतःक्रिया करेगा, जल मंडल से करेगा, वायुमंडल से करेगा, और ऐसा क्षेत्र, इन मंडल का ऐसा क्षेत्र जहां पर जीव की उत्पत्ति होती है उसको आप जैव मंडल के रूप में जानते हैं, है ना। तो एक सामान्य शब्द में अगर पर्यावरण की आप परिभाषा देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि पर्यावरण ऐसा किसी जीव के चारों ओर पाया जाने वाला ऐसा क्षेत्र है जिसमें जैविक और अजैविक घटक, जीव भी आपके शामिल है, अजैव भी आपके शामिल है, दोनों का सम्मिलित स्वरूप ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये तो रही बात छोटी सी परिभाषा पर्यावरण की। अब जो है पर्यावरण के घटकों पर चर्चा कर लिया जाए। घटक, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, ना। पर्यावरण के घटकों को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पर्यावरण के घटक दो रूपों में जाने जाते हैं। एक तो आपका होगा, मैं यहीं पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, पर्यावरण के घटकों को आपने दो भागों में डिवाइड किया है। एक होगा आपका प्राकृतिक घटक और दूसरा होगा मानव निर्मित घटक। ठीक है, यानी पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें पाई जा रही हैं उनको आपने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला ऐसा जो कि नेचुरल है, जिनका निर्माण में कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, और दूसरा मानवीयकृत घटक आपके आ जाएंगे, यानी मानव द्वारा निर्मित घटक आपके आ जाएंगे। अब जो प्राकृतिक घटक है इसको आपने दो भाग में डिवाइड किया है। ये हिस्सा आपका दो हो सकता है। पहला आपका हो जाएगा जैविक घटक, है ना, और दूसरा हो जाएगा आपका अजैविक घटक। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मेरी इंक थोड़ा कम चल रही है, इसको मैं इंक डालूं, फिर आगे मिलते हैं आपसे। चलिए, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसा क्षेत्र जो कि किसी जीव के चारों ओर पाया जाता है, जिसमें जैविक तत्व भी शामिल होंगे, अजैविक तत्व भी शामिल होंगे, दोनों का सम्मिलित स्वरूप क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। घटकों पे चर्चा हो रही थी। दो घटक इसके होते हैं। पहला तो आपका नेचुरल घटक आपका होगा, मतलब प्राकृतिक घटक होगा, और दूसरा जो है अप्राकृतिक कह लीजिए या मानव निर्मित घटक कह लीजिए। तो प्राकृतिक घटकों को भी आपने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो आपका होगा जैविक घटक और दूसरा होगा अजैविक घटक, है ना। जैविक घटक में कौन आएगा? ऐसी समस्त वस्तुएं, ऐसी समस्त चीजें जिसमें कि जीवन पाया जाता है। मुख्य रूप से दो ही क्षेत्र है, एक तो प्लांट किंगडम आपका होगा, मतलब वनस्पति समुदाय, और दूसरा आपका जंतु
जंतु वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो जैविक घटकों को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा वनस्पति घटक या वनस्पति समुदाय कह लीजिए, और दूसरा जो इसका आ जाएगा वह जंतु समाज या जंतु समुदाय कह लीजिए, क्योंकि इन दोनों में ही आपके पाए जाते हैं जीवन की संभावना, मतलब जीवन पाए जाते हैं, है ना। जो अजैविक घटक है, अजैविक घटक में क्या होगा, अजैविक घटक में ऐसी समस्त वस्तुएं होंगी जिनका निर्माण नेचुरल हुआ है, उनमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अजैविक जीवन की संभावना उसमें नहीं के बराबर होगी, जीवित वो नहीं होंगे, अजैविक होंगे। और इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, तो देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा पर्वत, है ना, पर्वत हो गया, पठार हो गया, है ना, नदी हो गई या नदियां कह लीजिए, झीलें हो गई, ठीक है। ये सब ऐसी अजैविक वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में किसी नदी को किसी मानव ने बनाया है? नहीं। किसी पर्वत को किसी मानव ने बनाया है? बिल्कुल भी नहीं। तो इनके निर्माण में कहीं भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। यानी ऐसी प्राकृतिक चीजें जिसमें जीवन संभव नहीं है, जीवन नहीं पाया जाता है, वो आपके अजैविक समुदाय में आपके आ जाएंगे। पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, घास के मैदान हो गए, प्राकृतिक वनस्पतियां हो गई, ये वनस्पति इसमें नहीं आएगा। यह सभी चीजें आपकी क्या आ जाएंगी, अजैविक घटक के रूप में आपकी होंगी। तो आपको पढ़ना क्या होगा, प्राकृतिक घटक पढ़ना है, जैविक समुदाय आपको पढ़ना होगा, प्लांट किंगडम आपको पढ़ना है, जंतु समुदाय आपको पढ़ना है, और यहाँ से आपका जैविक घटक यानी पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घास के मैदानों को यहां तक आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब आइए मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक मतलब ऐसी निर्जीव वस्तुएं या ऐसे निर्जीव फैक्ट्स जिनके निर्माण पूरी तरह से मानवों के द्वारा हुआ है। सजीवता उसमें भी नहीं होगी, वो भी निर्जीव होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अजैविक घटक में भी जो है सजीवपन नहीं है, निर्जीव पदार्थ ही आपके होते हैं। पर्वत निर्जीव होता है, नदी निर्जीव होती है ना। और मानव निर्मित में भी यही होगा कि इसमें भी निर्जीव आपके रहेंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा कि ये अजैविक घटक जो है, जो कि निर्जीव है, इनके निर्माण में कहीं भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पे आइएगा मानव निर्मित में, तो यह भी निर्जीव होंगे, लेकिन यहाँ पे पूर्णतः इनका निर्माण किससे हुआ है, मानवों के द्वारा हुआ है, मानव संप्रदाय के द्वारा हुआ है। जैसे कि अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा धर्म, है ना। धर्म क्या है, एक मानवीकृत घटक का उदाहरण है, निर्जीव तो है ही, मानव ने इसका निर्माण किया है, धर्म हो गया। इसके बाद संस्कृति के बाद आइएगा मेला महोत्सव, मेला हो गया, महोत्सव हो गया, है ना। इसके बाद आपका भवन हो गया, भवन या जितने भी आपके बांध हो गए, ये सब आपके क्या मानव निर्मित घटक के उदाहरण हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको पढ़ना क्या होगा, इसमें जैविक समुदाय पढ़ना है, अजैविक समुदाय पढ़ना है, मेला महोत्सव, संस्कृति, धर्म के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था, तो आप यह नहीं कर सकते हैं कि यह इन्वायरमेंट का बाहर का क्वेश्चन है। भाई ये भी तो हमारा एक इन्वायरमेंट है, हम किस परिवेश में रह रहे हैं। अगर हमको ये पूछा जाए काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। या जैसे अभी कुछ लोगों को, अगर आपको याद होगा तो जो पिछले बार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। अगर आप लोगों ने पेपर दिया हो तो आपने देखा होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आपसे पूछा गया था, और कुछ विद्यार्थियों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया था वहां पर जाकर कोर्ट में कि यह प्रश्न आपका आउट ऑफ सिलेबस है, एनवायरनमेंट में ये नहीं आता है। बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके परिवेश में वह समस्त वस्तुएं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे मानव निर्मित हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, है ना, चाहे वो कोई परिवेश आप जिससे आप बिलोंग करते हैं, शैक्षिक परिवेश हो चाहे आर्थिक परिवेश हो, यहाँ से आपका एनवायरनमेंट में प्रश्न बन सकता है। इसके लिए कोई भी आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था, ये चीजें आपको पढ़नी होंगी इसके अंतर्गत। इसके अलावा अगर देखा जाए, हालांकि इस पर मैं चर्चा करूंगा आने वाली वीडियो में, इस पर चर्चा आपकी प्रॉपरली होगी, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। इसके अलावा आपको जो पढ़ना होगा, पारिस्थितिकी पिरामिड आपका आ जाएगा,
है ना, पारिस्थितिकी पिरामिड्स आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आहार श्रृंखला एवं आहार जाल, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका जो है बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता आपको पढ़नी होगी, है ना। प्रदूषण आपको पढ़ना है। प्रदूषण में कई प्रकार के आते हैं, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना, वायु प्रदूषण, ध्वनि, सब आप जानते हैं। इसके बाद सब पे चर्चा होगी। और इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो वैश्विक प्रयास किए गए हैं, है ना, या फिर जो भारतीय स्तर में प्रयास किए गए हैं, इन पे जो है चर्चा आपकी होगी। अगर उत्तर प्रदेश या विभिन्न राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं आपकी पात्रता परीक्षाएं होती है, अगर वहां पे अगर देखा जाए तो वहां का भूगोल आपसे अपेक्षित होगा, और वहां का इतिहास, वहां के मेले महोत्सव, जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उस राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या होंगी, वह आवश्यक होती हैं। एक सामान्य अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि अगर वह उत्तर प्रदेश का शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर वह दे रहा है तो उत्तर प्रदेश का भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, वहां का संस्कृति हो गई, गतिविधियां जो आपकी मेला महोत्सव, उससे जानकारी जो है क्या होगी, अपेक्षित होगी। इसके अलावा इसके सिलेबस में आपका संविधान का कुछ पोर्शन भी आपका आता है ना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए या फिर महत्वपूर्ण संशोधन आपके जो हुए हैं उस पर चर्चा आपकी होती है। और सामान्य विज्ञान से कुछ प्रश्न आपके अपेक्षित होते हैं यहाँ पे, जैसे आपका पोषण से संबंधित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, है ना। इसके अलावा आपका मानव से संबंधित जो आपके क्या कहते हैं उसे, मानव रोग हो गया, है ना, उसका उपचार, उसके लक्षण, यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रश्न अपेक्षित होते हैं। 30 नंबर ही है, लेकिन अच्छा खासा सिलेबस आपका होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताया गया सिलेबस जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर किसी निश्चित समय पे आना जो है इस समय संभव नहीं है। प्रॉपर आपकी वीडियो जो है 1-2 दिन के अंतराल पे जो है मैं आपको इससे रिलेटेड आपको देता रहूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।